नमस्कार। मौजूदा राजनीति की एक एक तस्वीर मजबूर कर देती है बीते कुछ सियासी पन्नों को पलटने के लिए, और इसकी शुरुआत सियासत के उन गलियारों से होती है जिसे वंशवाद की राजनीति के नाम से जाना जाता है। आजादी के बाद वंशवाद को बढ़ाने का आरोप सबसे पहले नेहरू गांधी परिवार पर लगा, क्योंकि इसके 3 सदस्य जवाहरलाल नेहरू, बेटी इंदिरा गांधी और इंदिरा के बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आज जब राजीव के बेटे राहुल गांधी कांग्रेस की इस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं, तो वहीं बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भाई का साथ देने मैदान में कूद पड़ी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव भी इसी वंशवाद के उदाहरण हैं। मुलायम सिंह अपने आधे से ज्यादा रिश्तेदारों को राजनीति में ले आए, वहीं उनके पुत्र अखिलेश ने भी अपनी पत्नी डिंपल यादव को राजनीति में लाने से वो खुद को रोक नहीं पाए। इसी वंशवाद की राजनीति में कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भेंट चढ़ती चली गई। इतना ही नहीं, इन्हीं में से कुछ नेता हिंदुत्व आतंकवाद कहने से भी गुरेज नहीं करते थे, लेकिन अब देश में सियासत के मायने बदल गए और अब मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जीवंत किया गया। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की राजनीति में एक चीज जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में छाई रही और एक बार फिर जिसकी चर्चा तेज हो गई, वो ये कि भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर चलती है, दूसरी राजनीतिक पार्टियां वंशवाद को लेकर चलती हैं। खैर, इस पर हमें टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं, आप भी इतनी राजनीति जरूर समझते होंगे। 22 नवंबर को गोरखपुर के चंपादेवी पार्क में बूथ कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दे रहे थे, जिसे हर भारतीय को सुनने और समझने की जरूरत है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, हम सभी को गर्व करना चाहिए कि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसमें आंतरिक प्रजातंत्र है। मुझ जैसा कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर चलती है, दूसरी राजनीतिक पार्टियां वंशवाद को लेकर चलती है। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं था जब भाजपा के किसी बड़े नेता ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात इस तरह से खुले मंच पर की हो। बता दें, इसी साल प्रदेश कार्यालय में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में फैसला लिया गया कि यूपी चुनाव से पहले पार्टी राज्य में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और उत्थान के एजेंडे पर काम करेगी। और अभी 1-2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने गोंडा में कहा था, मेरी पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए 7,500 मंदिरों पर काम कर रही है। योगी सरकार रामकृष्ण और हजारों मंदिरों पर काम कर रही है। देश में चुनाव है तो इतनी गर्मी तो राजनीति की सहनी ही पड़ेगी। जब जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती है तब तब इसके केंद्र में भाजपा होती है। लेकिन अब यहाँ सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार इसकी नौबत ही क्यों आई? तो इसका सीधा सा जवाब है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बात करने का मौका दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने ही दिया है। और वो कैसे, चलिए इसे आपको समझाते हैं। इसे समझाने के लिए आपके सामने एक मशहूर राजनीति के प्रोफेसर की वो बात करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, देखिए, मैं फायदे या नुकसान पर ज्यादा बात तो नहीं कर सकता, लेकिन यह जरूर है कि भारत को आजादी ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर मिली। भारत का लोकतंत्र अगर टिक पाया तो उसकी वजह भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही है। हमारे पड़ोसी देशों में ये नहीं है। हम वहां का हाल देख रहे हैं। लोकतंत्र बिना किसी संस्कृति के नहीं रह सकती। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो भारत की आत्मा में है। सवाल तो यह भी है कि राष्ट्र सबका है, हर पार्टी का है। राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को सभी पार्टियां संजोए तो इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा। अगर दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी इस पर बात करें तो ये बीजेपी के एजेंडे से अपने आप ही बाहर आ जाएगा। भाजपा के अलावा दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने इसके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया है। इसी वजह से भाजपा को आज राष्ट्र और संस्कृति को आगे लेकर चलना पड़ रहा है।